नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि दिन भर में। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से भर्ती मामला अब हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट ने कर्मचारी की बर्खास्तगी के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। 19 दिसंबर को अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त किए गए 102 से ज्यादा कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। इस मामले को सुनने के बाद में न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश पर अग्रिम सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में विधानसभा सचिवालय से 4 सप्ताह के जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ये कर्मचारी अपने पदों पर कार्य करते रहेंगे। अगर सचिवालय चाहे तो रेगुलर नियुक्ति की प्रक्रिया चालू कर सकती है। अब ऐसे में इस मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर तय की गई है। बता दें कि अपनी बर्खास्तगी के आदेश को लेकर बबीता भंडारी, भूपेंद्र सिंह बिष्ट व कुलदीप सिंह अन्य कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवीदत्त कामत, वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत और रविंद्र सिंह बिष्ट ने कोर्ट को अवगत कराया कि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकहित को देखते हुए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। बर्खास्तगी का आदेश में उन्हें किस आधार पर और किस वजह से हटाया गया, कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है और न ही उन्हें सुना गया, जबकि उनके द्वारा सचिवालय में नियमित कर्मचारियों को की भांति ही कार्य किया। एक साथ इतने कर्मचारियों को बर्खास्त करना लोकहित नहीं है। ये आदेश विधि विरुद्ध है। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन जुड़ गए। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी देखिए, निश्चित तौर पे आज की ये बड़ी खबर है। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में जो राज्य सरकार का एक बड़ा निर्णय था, जो बैकडोर से भर्ती हुए हैं, जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया, उनको हटाया जाएगा। इसके लिए कमेटी का गठन हुआ था और कमेटी की करीब 20 दिन की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। उस वक्त भी कर्मचारियों ने अपना विरोध दर्ज कराया था, जो लगे हुए थे या जो काम कर रहे थे विधानसभा सचिवालय में। तो आज हाईकोर्ट में जो अलग अलग याचिकाओं की सुनवाई हुई, उन सबको सुनते हुए हाईकोर्ट ने इनकी बर्खास्तगी को रोक दिया है और 19 तारीख अगली डेट यानी 19 जो नवंबर माह की होगी, उसमें इसकी सुनवाई होगी। और साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि ये कर्मचारी चाहे तो काम कर सकते, इनसे काम लिया जा सकता है या नई प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो अब देखना होगा विधानसभा सचिवालय का इस मामले में हाईकोर्ट में क्या जवाब दाखिल होता है और इस पर अधिवक्ताओं की क्या राय सामने आती है, जो सरकार के शासकीय अधिवक्ता हैं। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप। वहीं देहरादून में दिनदहाड़े लूट की बड़ी वारदात से सनसनी फैल गई है। डोईवाला में बदमाशों ने किराना व्यापारी के घर पर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया है और घर में रखी हुई ज्वेलरी और नकदी को बदमाश लूट के फरार हो गए हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का भाई बताया जा रहा है पीड़ित। देहरादून के डोईवाला कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने दिनदहाड़े कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के रिश्तेदार के घर पर डकैती डाली। बदमाशों ने व्यापारी शीशपाल अग्रवाल की पत्नी और उसकी 2 नौकरानियों को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया। 6 बदमाशों ने व्यापारी की पत्नी और 2 नौकरानियों को बंधक बनाकर घर में डकैती डाली है। मामला डोईवाला चौक के पास घराट वाली गली का है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जब बदमाश घर में उस वक्त घुसे जब घर में सिर्फ व्यापारी की पत्नी और 2 नौकरानियां ही थी। आरोपियों के चेहरे घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी हालांकि कैद हो गए हैं और अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में रोजगार मेले का शुभारंभ किया और इस दौरान सीएम धामी ने जिले के विकास के लिए 7 योजनाओं का लोकार्पण एवं 23 योजनाओं का शिलान्यास किया। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंडी समिति पहुंचकर एसएमआई के धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्रय केंद्र पर धान की नमी भी मापी। यंत्र में धान की नमी मानक से कम करीब 15% निकली। इस पर सीएम ने कहा कि फसल के एक एक दाने की खरीद होनी चाहिए। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने रोजगार मेले का भी शुभारंभ किया है। और वहीं उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने शनिवार को देहरादून दिल्ली रूट पर चलने वाली 5 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें उत्तराखंड परिवहन निगम और प्राइवेट कंपनी स्काईलाइन के संयुक्त प्रयास से संचालित की जाएंगी। वहीं परिवहन निगम 610 नई बसों को अगले साल तक अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल है।
फिलहाल रोडवेज के बेड़े में इस वक्त 912 बसें शामिल हैं। फ्लैग ऑफ के दौरान परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से पर्यावरण संरक्षण में भी सुधार तो होगा ही, साथ ही कम बजट में लोग बेहतर सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। बता दें कि बसों में लगे सीसीटीवी कैमरे भी यात्रियों को सुरक्षा सुविधा देने का काम करेंगे। इलेक्ट्रिकल बसों को उत्तराखंड में शुरुआत करने के परिप्रेक्ष्य में आज हम 5 बसों को यहाँ पीपीपी मोड में हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और आने वाले समय में अभी हम दिल्ली रूट पर इसको हम चला रहे हैं और हमारा अनुभव अगर ठीक रहेगा, बहुत अच्छा संचालन रहेगा, तो हम 2 महीने के अंदर लगभग 150 इलेक्ट्रिकल वाहन हम उत्तराखंड में प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसकी हमने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। उसके बाद हम 200 सीएनजी वाहन भी हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी टेंडर की कार्रवाई हमारी शुरू हो गई है। और BS6 वाली जो बसें हैं उसको पर्वतीय क्षेत्र वहीं अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में MBBS के द्वितीय सत्र के लिए NMC की मान्यता मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज दूसरा बैच शुरू करने की तैयारी में जुट चुका है। यहां अब 15 नवंबर से MBBS के दूसरे बैच का अकादमिक सत्र शुरू हो जाएगा। तो वहीं अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में MRI मशीन भी स्थापित होने जा रही है। यहां MRI मशीन लगने से कुमाऊं के पहाड़ी जिलों के मरीजों को भी लाभ मिलेगा। सेकेंड बैच के एडमिशन के लिए हमें जो है NMC से मान्यता परमिशन मिल चुकी है और इसकी पूरी तैयारियां हम लोग कर चुके हैं और NMC की गाइडलाइन है कि 15 नवंबर तक जो है एडमिशन 15 नवंबर से जो है बैच ये नया एकेडमिक ईयर जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो एडमिशन की प्रोसेस जैसे जैसे स्टूडेंट आएंगे, अभी ऑल इंडिया के बच्चे आएंगे यहाँ पे पहले, तो इसमें 85 बच्चे स्टूडेंट जो है स्टेट कोटा के होते हैं और 15 ऑल इंडिया कोटे से आते हैं। तो एडमिशन हम लोगों के 15 नवंबर से फिर जो है नया बैच जो सेकेंड ईयर का है वो स्टार्ट हो जाएगा। हमारे भी जो है हमारे यहाँ पे जो है राज्य सरकार ने सैंक्शन कर दिया है, वो बहुत जल्दी जो है MRI की सुविधा भी जो है यहाँ अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में स्टार्ट हो। तो MBBS का दूसरा सत्र चलाने के लिए NMC को अब मंजूरी मिल चुकी है। मेडिकल कॉलेज में 15 नवंबर से MBBS का दूसरा सत्र शुरू होने जा रहा है। MBBS का दूसरा सत्र चलाने के लिए NMC की मंजूरी अब मिल चुकी है अल्मोड़ा में। यूके SSSC की 8 और परीक्षाओं को निरस्त करने की सिफारिश की गई है। यूके SSSC ने उत्तराखंड सरकार के पाले में अब अपनी गेंद डालती है। यूके SSSC ने 8 परीक्षाओं की गोपनीयता पर भी संदेह जताया है। परीक्षाओं की जांच की जिम्मेदारी यूके SSSC ने शासन पर डाल दी है। यूके SSSC 8 में से 4 परीक्षाओं के रिजल्ट भी अब तक जारी कर चुका है, जिसमें LTPA, कनिष्ठ सहायक और पुलिस रैंकर्स का रिजल्ट अब तक जारी हो चुका है। इसके अलावा वाहन चालक, अनुदेशक और मत्स्य निरीक्षक का रिजल्ट अभी नहीं आया है। मुख्य आरक्षी दूरसंचार भर्ती परीक्षा का भी रिजल्ट अभी जारी नहीं किया गया। सभी परीक्षाएं विवादित भर्ती एजेंसी RMS टेक्नो सॉल्यूशंस ने कराई थी। इससे पहले में 12 परीक्षाओं को निरस्त अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कर चुका है और अब इन 8 और परीक्षाओं को निरस्त कराने की इस वक्त सिफारिश की गई है और इन 8 में से 4 परीक्षाओं के रिजल्ट भी जारी हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि अगर जिस तरीके से देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि जिन लोगों ने मेहनत करके एग्जाम दिया है उनकी ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि अब जो गेंद है वो है सरकार के हाथ में, क्योंकि ये जो पूरा विभाग है वो मुख्यमंत्री के अंडर में आता है। अब मुख्यमंत्री इस पर क्या फैसला लेते हैं कि जो 8 परीक्षाएं हैं जिनमें से 4 के रिजल्ट भी घोषित किए जा चुके हैं और 4 के रिजल्ट अभी नहीं घोषित हुए हैं, तो अगर इन 8 ही परीक्षाओं को निरस्त किया जाता है तो सीधे तौर पर जिन लोगों ने मेहनत की थी इन एग्जाम्स के लिए और पास भी हुए अपनी मेहनत के जरिए, उनको एक बड़ा झटका होगा, बेरोजगारों के लिए बड़ा झटका होगा। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से यह पहले ही कहा गया है कि जिन लोगों ने ईमानदारी से काम किया है, ईमानदारी से मेहनत से परीक्षाएं दी हैं, उनकी ये मेहनत को हम बेकार नहीं होने देंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या फैसला लेते हैं।
पेपर लीक केस में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी समेत 5 लोगों पर मुकदमे के लिए शासन ने अब पुख्ता सबूत मांगे हैं। सतर्कता समिति की बैठक में मुकदमे के लिए जरूरी साक्ष्यों को जुटाने के लिए विजिलेंस को आदेश दिया गया और इसके बाद ही अब मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी जाएगी। बता दें कि आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसटीएफ की रिपोर्ट के बाद पुलिस मुख्यालय ने आयोग के अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस जांच की सिफारिश की थी। शासन ने पूर्व सचिव संतोष बडोनी, परीक्षा नियंत्रक एनएस डांगी, अनुभाग अधिकारी ब्रजलाल शाह, दीपा जोशी और कैलाश शाह की जांच विजिलेंस के हवाले कर दी थी। विजिलेंस बीती 1.5 माह से इस मामले में जांच कर रही है। कुछ दिन पहले ही वित्तीय अनियमितताओं की बात सामने आ गई थी। शासन ने विजिलेंस को कुछ और पर्याप्त साक्ष्य जुटाने को कहा है। इसके बाद ही मुकदमे की अनुमति दी जाएगी। शासन का मानना है कि इस मामले को हल्के में दर्ज नहीं किया जा सकता। पुख्ता साक्ष्य होने पर ही ठोस कार्रवाई की जाएगी। डायरेक्टर विजिलेंस के मुताबिक जल्द ही शासन को विस्तृत रिपोर्ट भी भेज दी जाएगी। देखिए, हम लोगों की जो जांच चल रही है उसमें हम लोगों ने कुछ दस्तावेज, कल हमारी एक बैठक थी उसमें हम लोगों ने सौंपी थी, जिसमें कि कुछ हमारे तरफ से कुछ कमियां थी, जिसको हम लोग पूरा करके 1 वीक के अंदर दोबारा जांच करके दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे क्या क्या कार्रवाई इसमें होगी। हाँ, देखिए, अभी तक तो हमारे पास जो एविडेंस है उसे हम एफआईआर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरे एविडेंसेस को और भी पुख्ता रूप से कलेक्ट कर रहे हैं, जितने जल्दी से कैसे होता है। वहीं उत्तराखंड में राजस्व पुलिस, रेगुलर पुलिस के बाद अब टूरिज्म पुलिस के गठन को लेकर भी चर्चा तेज हो चुकी है। हालांकि राज्य सरकार राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने की तैयारी कर रही है, लेकिन वहीं पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री सतपाल महाराज ने टूरिज्म पुलिस के गठन को लेकर प्रस्ताव बनाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को जारी किए हैं। सतपाल महाराज का कहना है कि प्रदेश में पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। साथ ही चारधाम यात्रा में भी तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 40 लाख को पार कर गया, जिसको देखते हुए टूरिज्म पुलिस की जरूरत है। चारधाम यात्रा पर भी चर्चा हुई है। इसमें अभी बहुत बड़ी यात्रा हमारी हुई है, जिसमें 42,90,778 यात्री आए हैं और ये मैं समझता हूं कि सीज़न के अंत तक ये करीब हमारी 45 लाख पहुंच जाएंगी। इस यात्रा को और भी अच्छी तरीके से चलाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और ये आवश्यकता महसूस हुई है कि इसमें हम पर्यटन पुलिस को लाएं, जिससे कि जो हमारे बहुत से जो हमारे होम स्टे चल रहे हैं, टूरिस्ट सेंटर चल रहे हैं, क्या क्या गतिविधियां इसमें हो रही हैं, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए जहां जहां रेवेन्यू पुलिस है, रेगुलर पुलिस नहीं है, वहां पर कम से कम हम अपनी जानकारी प्राप्त करें और क्या वहां एक्टिविटी हो रही है उसको देखने के लिए। हमारे देश में वन्य जीवों के लिए सबसे सुरक्षित माने जाने वाले राजाजी नेशनल पार्क से बाघ अब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। ताजा मामला उस बाघिन का है जिसे हाल ही में कॉर्बेट नेशनल पार्क से राजाजी में लाया गया था। और हैरानी की बात तो यह है कि पिछले लंबे समय से इस बाघिन को ट्रैक नहीं किया जा सका है। देखिए ये रिपोर्ट। राजाजी नेशनल पार्क में बाघों का कुनबा बढ़ाने की योजना धराशायी हो गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की संख्या के कारण बढ़ रहे दबाव को कम करने के लिए राजाजी नेशनल पार्क में बाघों को शिफ्ट किया जाना था, लेकिन इस योजना के पहले ही चरण में वन विभाग की पोल खुल गई। बता दें कि करीब 10 करोड़ की लागत से कॉर्बेट के बाघों को राजाजी नेशनल पार्क में शिफ्ट किया जाना था, जिसमें पहले चरण में 2 बाघ राजाजी में लाए जा चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन दोनों बाघों में से एक बाघिन पिछले लंबे समय से लापता चल रही है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि पिछले 6 महीने से बाघिन पर लगाया गया रेडियो कॉलर काम नहीं कर रहा है। और अब सुनिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा बाघिन के लापता होने को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इनका जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस मिलता है, चाहे वो पंजों के निशान हो, चाहे वो स्कैट हो या कैमरा ट्रैप में इनकी जो इमेज आती है, उसके लिए कैमरा ट्रैपिंग की इंटेंसिटी बढ़ाई गई है और साथ ही वहाँ पर PIP भी बनाए जा रहे हैं ताकि अगर बाघ का मूवमेंट हो वहाँ पर तो उसकी जानकारी भी हमको समय से मिल सके। निकटवर्ती उत्तर प्रदेश के इलाके के विषय में भी वहाँ के प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव और वन जीव प्रतिपालक से संपर्क कर उनसे अनुरोध किया गया है कि उनके इलाके में भी इसकी सघन जांच कराई जाए और कैमरा ट्रैप लगाने में हमारे लोग सहयोग करेंगे, जिससे उन इलाकों में भी अगर इस टाइग्रेस का मूवमेंट हो उसकी जानकारी हमें मिल सके। राजाजी नेशनल पार्क से बाघिन गायब है
और इस दौरान पार्क के निदेशक साकेत बड़ोला इस गंभीर प्रकरण को छोड़कर प्रशिक्षण के लिए विदेश दौरे पे चले गए हैं। उधर बाघिन को ढूंढने के लिए APCCF रंजन मिश्रा को जिम्मेदारी दी गई है। वन विभाग के अधिकारी राजीव धीमान को निदेशक का प्रभार भी दिया गया है। फिलहाल बाघिन को ढूंढने के लिए 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। इसमें हाथियों की 2 टीम भी लगाई गई है। उधर उम्मीद की जा रही है कि ये बाघिन उत्तर प्रदेश की सीमा में जा सकती है, लिहाजा उत्तर प्रदेश के वन विभाग से भी संपर्क किया जा रहा है। अभी हम इसको गायब नहीं बोल सकते हैं। अभी हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारी ये मॉनिटरिंग में नहीं आ पाई, क्योंकि कई बार ये हफ्ते के बाद ही टेगरेचर वो मिलता था। ऊपर से आजकल बरसातों का टाइम है, अगर कहीं वो आप अगर इंटीरियर उसमें जाके देखें कि हिली पूरा टेरेन है हमारा। हिली टेरेन में क्या कि पग मार्क्स भी नहीं मिलते, और कहीं कहीं जहाँ पग मार्क है अगर थोड़ी सी बारिश भी हो जाए तो पग मार्क्स भी वहाँ से वॉश आउट हो जाते हैं। तो ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि वो गायब ही हो गई है, और उसको ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहाँ 20 दिन हो चुके हैं। 20 दिन में थोड़ा लंबा टाइम हो रहा है, पर इसके लिए जितना जो भी ढूंढने के तरीके सारे आजमाए जा रहे हैं। राजाजी नेशनल पार्क में बाघों की संख्या क्षेत्रीय हिसाब से काफी कम है, और इसी को देखते हुए वन विभाग यहाँ पर बाघों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जिस तरह एक के बाद एक 2 बाघ यहाँ से गायब हुए, वो अब इस प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए देहरादून से सुदीप जैन की रिपोर्ट। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने अपनी पहली धार्मिक यात्रा शुरू कर दी है। जितेंद्र त्यागी हर की पैड़ी पर गंगा पूजन कर संतों और अपने सहयोगियों के साथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर निकल गए हैं। हालांकि यात्रा पर निकलने से पहले जितेंद्र नारायण त्यागी का पुलिस के साथ उनकी सुरक्षा को लेकर बहस भी हुई। इस मौके पर उनके साथ शांभवी धाम के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप, दर्शन भारती समेत अन्य लोग शामिल रहे। जितेंद्र त्यागी का कहना है कि सरकार से देश में एक देश एक कानून लागू किए जाने की मांग को लेकर और साथ ही लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। गौरतलब है कि जितेंद्र त्यागी उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं और धर्मांतरण कर मुस्लिम से हिंदू बने हैं। ये सनातन धर्म में जब से मैं आया हूँ, ये मेरी पहली सनातन धर्म की यात्रा है, जो मैं देव की भूमि से और बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ अपने साथियों के साथ, संतों के साथ में। और इसका एक लक्ष्य है, हाँ, एक देश एक कानून होना चाहिए। तरह तरह के कानून, विशेष तौर पर जो शरीयत के कानून हैं या और दूसरे कानून हैं, वो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं और तोड़ रहे हैं। जो लैंड जिहाद है, जो लव जिहाद है, वो हमारे देश के लिए, हमारे सनातनियों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और ख़ास करके सनातनी इसका शिकार होते हैं, उनकी लड़कियां, उनकी बेटियां उसका शिकार होती हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये नैनीताल हाईकोर्ट को दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर हो रही कवायद से हाईकोर्ट के अधिवक्ता अब 2 खेमे में बंट गए हैं। एक पक्ष में नाराजगी है तो दूसरे में इससे खुश है। हाईकोर्ट की दूसरी जगह शिफ्ट होने की पहल से नाराज पक्ष ने दूसरे दिन भी हाईकोर्ट बार सभागार में बैठक की, जिसमें हाईकोर्ट शिफ्टिंग के प्रयासों की निंदा की गई। वहीं दूसरे पक्ष ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता MC कांडपाल के चैम्बर में मिठाई बांटी। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष MC कांडपाल ने कहा है कि वो सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। हाईकोर्ट को तोड़ने की स्थिति बन रही थी कि हाईकोर्ट की बेंच को देहरादून ले जाया जाए। उस समय पर हाईकोर्ट बार में ये एजिटेशन हुआ और ये एक प्रस्ताव पारित किए गए कि हाईकोर्ट एक ही जगह पर रहेगी, अगर शिफ्ट होगी तो वो भी एक जगह पर शिफ्ट होके जाएगी। इसी संबंध में गोलापार को और पीरूम दारा वगैरह को चुना गया था। आज हमारे अधिवक्ता बंधुओं ने ये मानते हुए कि हाईकोर्ट की कवायद पूरी हो चुकी है, लेकिन उनका ये कहना है कि हम 500 ज़्यादा अधिवक्ता इस हाईकोर्ट में जो प्रैक्टिसरत हैं, ये हम एक ज्ञापन फिर